हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिटी इन्फॉर्मेटिव। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजी होता क्या है? सपोज़ आपने एक मैराथन में हिस्सा ले लिया, पर आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ भागना है, कितनी दूर जाना है, कैसे जाना है और आप किस पर्पज़ से भाग रहे हैं। मैराथन में भाग तो रहे हैं, पर भाग क्यों रहे हैं? इसी तरह एक बिज़नेस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे गोल्स की, कि इन्हें अचीव कैसे करना है, हमारे गोल्स क्या हैं, इन्हें अचीव कैसे करना है, इनके लिए चैलेंजेस क्या क्या आएंगे और हमारी ग्रोथ कैसे हो सकती है। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. It provides a framework, decision making, and helps business to navigate its challenges. अब इसके ना कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ये समझते हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं। एक स्ट्रैटेजी बनाते वक्त ना हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से फैक्टर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स, एंड जो आपके कंट्रोल के बाहर है एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। सपोज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप कोशिश कर लो, बट इट्स बेटर टू कंट्रोल द फैक्टर्स विच आर विद इन योर रीच। जैसे आपकी कंपनी में जो भी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट हो गया, रिसोर्सेज हो गए, उन्हें कैसे यूज़ करना है, ये आपके कंट्रोल में है। उन्हें आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनमें आप चेंजेस ला सकते हैं। सो इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, आप इन्हें कंट्रोल करें, इम्प्रूव करें। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट में हैं, जिन्हें आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अडेप्ट कर सकते हैं उनको। इंटरनल फैक्टर्स हैं कंट्रोलेबल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. Strategy focuses on prioritizing internal factors. अब इसे समझते हैं सिस्टमैटिकली SWOT एनालिसिस के हिसाब से। अब SWOT एनालिसिस क्या होता है? SWOT इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। SWOT एनालिसिस ना एक स्ट्रैटेजिक टूल है जिससे हम हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्लियरली समझ सकते हैं। अब सपोज़ आप एक स्टार्टअप ओनर हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी? आपके पास हो सकता है हाईली स्किल्ड टीम हो और आपके पास एक इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडिया हो। सो ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई कि आपके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज है। एंड आपके वीकनेसेस क्या होंगे? आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। सो आपको इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? इनोवेटिव आइडिया। वीकनेस क्या हो गई? लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर आप एक स्टार्टअप ओनर है, ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब सपोज़ अपॉर्चुनिटी क्या हो गई? हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ रही होगी, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और आपका थ्रेट्स क्या होगा? आपके कंपेटिटर्स होंगे मार्केट में, ऑलरेडी मार्केट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, रिस्क क्रिएट हो रहा है। सो स्वॉट से हमें ये समझ आता है कि कौन से एरियाज़ पे हमें फोकस करना है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है जिस पे हम फोकस करके उसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, हमारी कौन सी वीकनेसेस है जिन पे हमें फोकस करके उन्हें इम्प्रूव करना है। थ्रेट्स है तो उसके लिए कुछ बैकअप प्लान बनाने हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। सो स्वॉट एनालिसिस assesses the internal strength and weakness and external opportunities and threats. It guides organizations in leveraging their strength and improving weaknesses and prepare for external risks. अब इसके आगे ना हम मार्केट एंड कंपटीशन को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे विद पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये जो पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल है ना, ये हमें इंडस्ट्री के कंपटीशन एंड मार्केट रिस्क समझने में हेल्प करते हैं। ये 5 फोर्सेस बताते हैं कि बिजनेस के लिए कितना प्रेशर है, कितना रिस्क है। द 5 फोर्सेस आर competitive rivalry, threat of new entrants, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, threat of substitutes. अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले देखो कि मार्केट में एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स कौन है। ये कंपेटिटिव राइवलरी। ज़्यादा राइवलरी होगी तो इसका मतलब होगा कि प्राइस वॉर होगा, कस्टमर लॉयल्टी बहुत मुश्किल हो जाएगी एंड प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत कम रहेगा समझो। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे स्विगी और जोमेटो है, उनके कॉन्स्टेंटली ऑफर्स एंड डिस्काउंट चल रहे हैं। क्योंकि ये राइवलरी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं।
सो इनके प्रॉफिट्स गिरते रहते हैं। देन कम्स थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ये जो है ना, नए कंपेटिटर्स का रिस्क है। अब ऑलरेडी एक मार्केट सेट हो चुका है, इसमें एंट्री लेना अगर इजी है तो नए प्लेयर्स कभी भी आ जाएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। अच्छा समझो कि आप एक स्मॉल ई कॉमर्स स्टोर चलाते हैं, नए सेलर्स कभी भी इजीली आपके इसमें आ सकते हैं। लेकिन एक सेलर है जो आज भी बहुत अच्छा चल रहा है, अमेज़ॉन। क्यों? अमेज़ॉन की तो ब्रांड ट्रस्ट है ना। वैसे ही ई कॉमर्स में जैसे होता है कि आप कितने भी नए लोग आ जाएं, पर आपके अंदर कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें। न्यू एंट्रीज़ का खतरा तो हमेशा हर फील्ड में बना ही है। देन कम्स बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब सप्लायर्स का इन्फ्लुएंस भी बहुत है मार्केट में। अगर सप्लाई जो है बहुत लिमिटेड है और आपका प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, तो सप्लायर्स का पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे सप्लायर जो है वो 2-3 करो या नेगोशिएट किया जाए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी सप्लायर पे थोड़ी कम हो जाएगी, तो हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं। देन कम्स बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अब आप तो जानते ही आजकल मार्केट जो है वो कस्टमर सेंट्रिक ज़्यादा हो चुका है। सो अगर हम उनके हिसाब से नहीं चलेंगे जो कस्टमर को चाहिए, प्राइस एंड क्वांटिटी मेंटेन नहीं करेंगे, क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी, तो कस्टमर तो बहुत जल्दी स्विच हो जाते हैं आजकल। आप देखो ओला एंड ऊबर को लोग इजीली स्विच कर लेते हैं। अगर कंपनी कोई लॉयल्टी प्रोग्राम्स नहीं करेगी, अपनी कोई डिफरेंट सर्विस मेंटेन नहीं करेगी, तो कस्टमर तो दूसरे पे चले ही जाएंगे। इससे हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड डिफरेंशिएशन करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है इसमें। द फिफ्थ वन इज़ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ये लास्ट फोर्स हैं। सब्स्टिट्यूट का रिस्क। मार्केट में अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हो तो कस्टमर इजीली स्विच कर लेते हैं। देखो, बार्गेनिंग पावर में कस्टमर के हाथ में पावर है कि वो कितना इजीली स्विच करेगा। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में ये है कि अवेलेबिलिटी कितनी है सब्स्टिट्यूट करने की। बार्गेनिंग पावर जो है वो प्राइस पे फोकस करता है कि आप प्राइस के बेसिस पे हो रहा है, और यहाँ पे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में अवेलेबिलिटी हो जाती है कि जैसे कॉफ़ी की जगह चाय पी लिया, जूस की जगह एनर्जी ड्रिंक हो गई। ये जो है ये प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए जाते हैं। अगर आपने एक यूनिक टेस्ट मेंटेन नहीं कर दी, तो आपके कस्टमर इजीली स्विच कर लेंगे। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो वो भी बहुत इजीली चेंज कर लेंगे। तो हमेशा अपने एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कस्टमर इजीली स्विच ना कर दें। आपके प्रोडक्ट में वो बात होनी चाहिए जो दूसरे में नहीं है। सो 5 फोर्सेस क्या हैं हमारे? कंपेटिटिव राइवलरी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। Porter's 5 forces analysis is about industrial competition, rivalry, threat of new entrants, bargaining power of buyers, and threat of substitute. It helps business anticipate market pressures and make strategic decisions accordingly. So, इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है? पहले तो स्ट्रैटेजी का मतलब, फिर इंटरनल एनालिसिस क्या होते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होते हैं, देन हमने देखा स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, देन पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल देखा जिसमें हम इंडस्ट्री कंपटीशन एंड रिस्क को समझते हैं। स्ट्रैटेजी एक कंपस है जो बिजनेस को डायरेक्शन देता है, स्ट्रक्चर देता है, टूल्स देता है कि आप कैसे अपने कंपनी को बेस्ट डिज़ाइन करके मार्केट को ग्रो कर सकते हो। इंटरनल फैक्टर्स जो है इनको कंटिन्यूसली कंट्रोल किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, एंड वीकनेस पे फोकस करो, अडेप्ट करो, अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ो और थ्रेट्स से अपने आप को बचाओ। एक 5 फोर्सेस मॉडल होती है जिससे आप प्लान करो, स्ट्रैटेजी बना के कंपटीशन में कैसे उतरना है, और एक यूनिफॉर्म डिसीजन मेकिंग आपको सिखाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।